Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will start a new topic in three-dimensional coordinate geometry, that is central conicoid, सकेंद्र शांकवज. थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने गोला पढ़ा था, शंकु और बेलन भी पढ़े हैं. उसके आगे का आप चल रहे हैं सकेंद्र शांकवज. तो जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है, जो आपको पहले भी बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2g h ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y प्लस 2u(x) प्लस 2v(y) प्लस 2w(z) प्लस d इज इक्वल टू 0. उसका अगर विशेष रूप लें, जिसमें एक्स स्क्वायर के जो पद थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर तो लें, बाकी सबको हटा दें और ये बराबर 1, मतलब डी बराबर जो पहली इक्वेशन मैंने व्यापक द्विघात समीकरण बोली थी उसमें डी का मान -1 लिखें तो राइट साइड में जाके 1 हो जाएगा. तो ये जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, ये कहलाती है सकेंद्र शांकवज का समीकरण. ये समीकरण सकेंद्र शांकवज को निरूपित करता है, क्योंकि इसमें इस शांकवज के अंदर गुजरने वाली सभी जीवाएं जो मूल बिंदु से गुजरती हैं वो समद्विभाजित होती हैं मूल बिंदु द्वारा. क्योंकि अगर अपन इस पर एक बिंदु ले लें x1 y1 z1 इस सकेंद्र शांकवज पर, तो ए एक्स1 स्क्वायर प्लस बी वाई1 स्क्वायर प्लस सी जेड1 स्क्वायर बराबर 1 होगा. अब x1 y1 z1 बिंदु के अपोजिट लाइन पर, जो अपोजिट साइड में लाइन जहाँ काटेगी इसको शांकवज को, उस पर बिंदु होगा -x1 -y1 -z1. तो वो भी इसी इक्वेशन में रखें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, वो भी वापस x1 का स्क्वायर हो जाएगा -x1 जब रखेंगे तो वो फिर इक्वेशन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बराबर 1 ही बनेगी. तो दोनों बिंदु जो रेखा के हैं, वो जो जीवा बन रही है वो मूल बिंदु द्वारा समद्विभाजित हो रही है. तो इसको समझने के लिए सकेंद्र शांकवज के अगर अपन चित्र देखें तो इसमें मुख्य रूप से 3 इसके चित्र हैं. जब ये दीर्घवृत्तज को बताता है, जब ये एक पृष्ठीय अति परवलयज को बताता है और जब ये द्विपृष्ठीय अति परवलयज को बताता है. ये तीनों आकृति मिलके सकेंद्र शांकवज की हैं. ये निर्भर करेगा ए बी सी के चिन्ह क्या हैं, प्लस हैं माइनस हैं. अभी जो मैं आपको बता रहा था सकेंद्र शांकवज की परिभाषा, उसमें अगर कोई जीवा है, जैसे ये जीवा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, दोबारा खींचते हैं इसे, मूल बिंदु से गुजरने वाली जीवा पर अगर ये बिंदु मान लेते हैं x1 y1 z1 है, तो ये -x1 -y1 -z1 भी इसी पर होगा और ये मूल बिंदु द्वारा समद्विभाजित होगी, दोनों बराबर भागों में कटेगी. तो ये रेखा कोई सी भी खींच ले जो मूल बिंदु से गुजरती है, उन सबके साथ ये होगा. जैसे ये एक्स एक्सिस पे जो लाइन खींची हुई है, ये भाग इसमें बराबर है इस भाग के, तो ये दोनों बराबर रहेंगे. तो इसलिए मूल बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाएं समद्विभाजित होती हैं. तो ये सकेंद्र शांकवज इसलिए कहलाता है. तो एक शांकवज को निरूपित करती है ये समीकरण, जिसमें मूल बिंदु से गुजरने वाली समस्त जीवाएं मूल बिंदु द्वारा समद्विभाजित होती हैं. अतः वक्र एक सकेंद्र शांकवज व मूल बिंदु उसका केंद्र कहलाता है. और ये जो अभी मैंने बात बताई थी आपको कि ये जो गुणांक हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के, इनके चिन्हों पर निर्भर करेगा कि यह आकृति कैसी है. सकेंद्र शांकवज जो 3 प्रकार के उनमें से कौन से हैं. तो नंबर 1, यदि इन तीनों गुणांकों के योग जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक हैं ए बी सी, इन तीनों के चिन्ह धन हैं, प्लस हैं, तो ये एक दीर्घवृत्तज को निरूपित करता है. जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो जिसमें दीर्घवृत्तज का समीकरण अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर 1 होता है. तो इसमें तीनों जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक हैं वो पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, इसलिए ये दीर्घवृत्तज को निरूपित करेगा. दूसरी स्थिति लेते हैं इसमें,
जब ए बी सी में से कोई दो चिन्ह धनात्मक हो और एक तीसरा ऋणात्मक हो, तो जैसे इसमें मान लीजिए एक्स वाई के गुणांक तो धनात्मक हैं, ए और बी तो धनात्मक है और सी ऋणात्मक है, तो फिर ये एक पृष्ठीय अति परवलयज को बताएगा जिसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर 1। तो जेड इसमें ऋणात्मक है, जेड स्क्वायर का गुणांक जो सी था, तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस तो ये रहेंगे और जेड एक्सिस बीच में से पास होगा, अक्ष की तरह से होगा। तो इसमें अगर ये अपन ने दो चिन्ह ए बी के धनात्मक लिए हैं, जेड को ऋणात्मक लिए हैं, तो चित्र ये रहेगा। अगर मान लीजिए ए ऋणात्मक होता, बी सी धनात्मक होते, तो भी वो एक पृष्ठीय अति परवलयज को ही बताएगा, लेकिन उसका एक्स एक्सिस ये जो जेड है इसकी जगह फिर ये एक्स एक्सिस होगा, बाकी के वाई और जेड एक्सिस होंगे। तो ये एक पृष्ठीय अति परवलयज होता है। तीसरी स्थिति आती है जब ए बी सी में से कोई एक धनात्मक हो और दो के चिन्ह ऋणात्मक हो। तो जैसे मान लीजिए एक्स धनात्मक है और वाई और जेड ऋणात्मक है, तो ये द्विपृष्ठीय अति परवलयज को बताएगा जिसमें एक्स एक्सिस ये वाला होगा, वाई और जेड ये एक्सिस होंगे, क्योंकि एक्स इसमें पॉजिटिव है, वाई जेड नेगेटिव है। तो ये डमरू की शेप की आकृति कुछ उस तरह से मिलती जुलती आकृति होगी, दो तरफ जिसके मुंह होंगे, तो ये कहलाएगा द्विपृष्ठीय अति परवलयज। और इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। और चौथी स्थिति है जब तीनों मान ए बी सी के ऋणात्मक हों, तो फिर ये काल्पनिक दीर्घवृत्तज को बताता है। काल्पनिक है इसलिए इसका कोई चित्र नहीं है। अब इसकी प्रकृति और आकार देखते हैं। जैसे दीर्घवृत्तज की अपन यहाँ पर बता रहे हैं, वो पढ़ते हैं कि दीर्घवृत्तज की आकृति और आकार कैसा है, वैसा ही हम एक पृष्ठीय अति परवलयज और द्विपृष्ठीय अति परवलयज के लिए निकाल सकते हैं। तो जैसे एलिप्सॉइड है जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर जो अपन ने व्यापक समीकरण पहले ली थी दीर्घ सकेंद्र शांकवज की, वो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी थी। यहाँ पर उसके मान कैपिटल ए का मान है 1 अपॉन ए स्क्वायर, कैपिटल बी का मान है 1 अपॉन बी स्क्वायर और कैपिटल सी का मान 1 अपॉन सी स्क्वायर लिया है, जिससे अपनी जानी पहचानी समीकरण में लगने लगती है फिर ये समीकरण। अब इसका केंद्र देखते हैं कि ये जो समीकरण एलिप्सॉइड की है, दीर्घवृत्तज की है, इसका केंद्र क्या है। तो दीर्घवृत्तज का केंद्र मूल बिंदु होता है, क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाली समस्त जीवाएं मूल बिंदु द्वारा समद्विभाजित होती हैं। तो ये परिभाषा में ही था सकेंद्र शांकवज के, इसलिए मूल बिंदु इसका केंद्र कहलाता है। मुख्य समतल तथा मुख्य अक्ष, तो समीकरण 1 में एक्स वाई जेड की घात सम है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, तीनों ही सम है, अतः निर्देशी तलों के सापेक्ष ये आकृति सममित है। समीकरण 1 के निर्देशी तल मुख्य तल का मतलब एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल तथा निर्देशी अक्ष मुख्य तल तथा निर्देशी अक्ष एक्स वाई जेड मुख्य अक्ष ही होंगे। तो ये अपन देख रखे हैं, जानते भी हैं। ये जैसे ये दीर्घवृत्तज है, तो इसमें एक तो एक्स वाई तल, ये तल एक्स वाई तल मुख्य तल कहलाएगा, वाई जेड तल मुख्य तल कहलाएगा और एक्स जेड तल भी मुख्य तल कहलाएगा। ये तो तल और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मुख्य एक्सिस इसमें होती ही हैं, जानते हैं अपन। सेक्शन ऑफ सरफेस, अगर z बराबर 0 समतल से दीर्घवृत्तज एक को काटने पर समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, z बराबर 0 बना, जो कि दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो इसका कटान दीर्घवृत्त होगा। जो अगर z बराबर 0 से काटा है तो भी दीर्घवृत्त है, x के या y के सापेक्ष काटेंगे तो भी अपन निकाल सकते हैं। फिर आता है इंटरसेक्शन विद एक्सिस। तो अगर एक्सिस से इंटरसेक्शन देखें, तो जैसे बात करें एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को ये A0 0 और -A0 0 पर काटेगा दीर्घवृत्त।
दीर्घवृत्तज। तो निर्देशांक आए a00 और -a00। इसी प्रकार वाई एक्सिस पे देखें तो 0 b0 और 0 -b0 होगा, और जेड एक्सिस पर काटने के निर्देशांक होंगे, अगर ये देखें इसमें तो यहाँ एक जगह तो होगा 0 0 c और दूसरा जगह होगा 0 0 -c। तो निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड जो कटे हैं वो 2a 2b और 2c के कटेंगे। तो इंटरसेक्शन विद एक्सिस हो गया। लेंथ ऑन एक्सिस अभी अपन ने बात की थी, 2a 2b और 2c लंबाइयों की अंतःखंड होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। अब आते हैं आगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कॉनिकॉइड। एक रेखा और सकेंद्र शांकवज के कटान बिंदु निकालिए। एक रेखा का सकेंद्र शांकवज को दो बिंदु पर ही काटेगी, तो उन दोनों बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो जो अपन ने पहले पढ़ा था गोले में, शंकु में, इनमें सब में, वैसा ही यहाँ करेंगे। तो एक रेखा दे रखी है x - x1/l बराबर y - y1/m बराबर z - z1/n बराबर r अपन ने मान लिया है, रेखा दे रखी है, r इसमें माना है। और सकेंद्र शांकवज दे रखा है ax² + by² + cz² बराबर 1। तो ये रेखा अगर इस सकेंद्र शांकवज को काटते हुए गुजर रही है तो दो बिंदु पर मिलेगी, उन दोनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो जो रेखा दे रखी है उसमें इसको अपन ने r के बराबर माना है, तो इस पर किसी चर बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। वो x1 + lr, y1 + mr और z1 + nr होंगे। ये बिंदु चूंकि सकेंद्र शांकवज पर काट रही है तो सकेंद्र शांकवज में भी स्थित होंगे, अतः सकेंद्र शांकवज की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इसमें रखें a x1 + lr का होल स्क्वायर प्लस b y1 + mr का होल स्क्वायर प्लस c z1 + nr का होल स्क्वायर बराबर 1। तो ये r में द्विघात समीकरण बनेगी। तो ये r² तो कॉमन ले लिया, al² + bm² + cn²। फिर r के गुणांक काम में लिए तो a x1l + b y1m + c z1n आया। और फिर अचर पद जिनमें r नहीं है वो बच गए, ax1² + by1² और तीसरे ब्रैकेट से आ गया cz1² -1 बराबर 0। तो ये r में द्विघाती समीकरण है, तो r में r के दो मान देगी, r1 और r2। तो r बराबर r1 रखने से बिंदु में पहला बिंदु आ जाएगा और r बराबर r2 रखने से दूसरा बिंदु आ जाएगा। तो दोनों बिंदु के निर्देशांक अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, स्पर्शी समतल का समीकरण। तो ये जो अपने को लाइन दे रखी थी, ये लाइन अगर स्पर्श करे सकेंद्र शांकवज को तो उसकी कंडीशन अपने को निकालनी है और फिर इससे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट p x1 y1 z1 ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड ax² + by² + cz² बराबर 1। तो सबसे पहले तो x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालें। तो ऊपर जो लिखी है वही रेखा है, x - x1/l बराबर y - y1/m बराबर z - z1/n बराबर r। तो अब x1 y1 z1 बिंदु अपन ने सकेंद्र शांकवज के ऊपर ले लिया और उससे गुजरने वाली रेखा ले ली। तो इस रेखा से बिंदु निकाला, ये रहा, और बिंदु अगर सकेंद्र शांकवज पर स्थित है तो ये r में द्विघाती समीकरण आ गई, तो r के दो मान देगी। इन्हीं को आगे ले रहे हैं, कंटिन्यूशन में ही है ये। तो अब चूंकि बिंदु x1 y1 z1 कॉनिकॉइड के ऊपर है, इसलिए ax1² + by1² + cz1² बराबर तो 1 होगा। तो ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है इसमें ये तो 0 हो गया, क्योंकि ये 1 है, 1 - 1 0 हो गया, तो ये तो 0 आ गया। तो ये 0 कर दिया। तो बची हुई समीकरण आई r में जो द्विघाती समीकरण थी, बाकी की ये दो पद रह गए, वो 0 हो गया। बट लाइन जो दी गई है वो सकेंद्र शांकवज को स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर नहीं काटती। तो इसका दूसरा मूल भी शून्य होना चाहिए, और दूसरा मूल तभी शून्य होगा, दोनों मूल शून्य कर रहे हैं तो r का गुणांक भी शून्य होना चाहिए। तो a x1l + b y1m + c z1n बराबर भी 0 होना चाहिए।
क्योंकि अगर सकेंद्र शांकवज को कोई रेखा काटती है तो दो बिंदुओं पर काटेगी, लेकिन स्पर्श करती है तो दोनों बिंदु संपाती होने चाहिए, और वो जो बिंदु है वो भी ऊपर होने चाहिए, तो दोनों मूल शून्य होते हैं। तो अपन ने ये कंडीशन निकाली, ये आ गई, ये भी ज़ीरो होना चाहिए। अब एल एम एन का विलोप करते जो समीकरण अपन ने लिखी थी, ऊपर लिखी थी ना समीकरण, अभी उसी से विलोप करेंगे अपन एल का, ये रही समीकरण। इससे अपन एल एम एन का विलोप करें तो एल की जगह तो रखेंगे x माइनस एक्स वन, एम की जगह रखेंगे y माइनस वाई वन, और n की जगह रखेंगे z माइनस जेड वन। तो इसमें रख दिया अपन ने, इस इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन आई थी ना, ये रही। इसमें जो रखते हैं मान x1 का x माइनस एक्स वन रख दिया, m का मान रख दिया y माइनस वाई वन, n का मान रख दिया z माइनस जेड वन। इसे हल करा तो ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर cz1 स्क्वायर और आ रहा है, जो 1 होता है। अभी अपन ऊपर निकाला था बिंदु, ये नंबर समीकरण नंबर 4 में इसका उपयोग करें तो ये आ गया ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) बराबर 1। तो ये x1 y1 z1 बिंदु पर सकेंद्र शांकवज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर बराबर 1 के स्पर्शी समतल का अभीष्ट समीकरण है। तो ये आपको ध्यान भी रखना है कैसे निकालते हैं। सब पहले सिखा चुके हैं, गोले में, शंकु में, सब में स्पर्शी समतल अपन ने लिखा है। बस उसी प्रकार से यहाँ भी स्पर्शी समतल वैसे ही लिखना है। तो ये स्पर्शी समतल का समीकरण हो गया। आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन कि स्पर्शी समतल के क्वेश्चंस होंगे, वो निकालिए, कुछ और बातें भी हैं, वो सब इसमें अपन अध्ययन करेंगे।